मैं रेनू मैम। बेटा आज हम कक्षा 7 का पाठ 9 पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा एक कविता है। इसके अंदर कवि ने पाठकों से अनुरोध किया है, पाठक यानी जो पढ़ने वाले हैं उन सभी से अनुरोध किया है कि वो प्रकृति को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाए, पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए तथा पर्यावरण को एक शिक्षक मानकर कि पर्यावरण को क्या मानना है, एक शिक्षक मानना है और शिक्षक मानकर प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करें। और साथ में ही विज्ञान के आविष्कारों के मुंह में पढ़कर यानी वैज्ञानिकों ने जो इतने सारे आविष्कार किए उनके मुंह में पढ़कर अपनी सुख सुविधा के लिए हमें पर्यावरण को, प्रकृति को है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपितु हमें इसका संतुलन बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए कि हमें पर्यावरण को एक शिक्षक मानकर प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और साथ साथ में हमें पर्यावरण के संतुलन को, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें जितना हो सके उतनी कोशिश करनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं हमारा पाठ पर्यावरण की। तो पाठ है हमारा पर्यावरण की सुरक्षा। तो इस कविता में पाठकों से अनुरोध किया गया है कि वे पर्यावरण को एक शिक्षक मानकर प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करें तथा विज्ञान के आविष्कारों के मुंह में पढ़कर सुख सुविधाओं का उपभोग करने हेतु पर्यावरण को हानि न पहुंचाए, अपितु इसका संतुलन बनाए रखने का भरसक प्रयत्न करें। पर्यावरण है शिक्षक के समान, इससे लेना सीखे शिक्षा, इससे लेना सीखे शिक्षा। कि पर्यावरण को क्या माना गया है, यहाँ पर शिक्षक माना गया है कि पर्यावरण है एक शिक्षक के समान, इससे लेना सीखे शिक्षा। कि इससे हमें पर्यावरण से शिक्षा लेनी है। बनकर सच्चे नर्म शिष्य तुम, ज्ञान की पा सकते हो भिक्षा। कि बनकर सच्चे नर्म शिष्य तुम, कि हमें शिष्य कैसे बनना है, जो नर्म स्वभाव के हो, अच्छे स्वभाव के हैं, ऐसे शिष्य बनकर हमें ज्ञान की पा सकते हो भिक्षा। कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकते, भिक्षा यानी भी कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कि हम बनकर सच्चे विनम्र, कि हम सच्चे विनम्र शिष्य बनकर ही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कि जब हमें कोई कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करना होता है तो ज्ञान हमें तभी प्राप्त होता है जब हम सच्चे हों तथा विनम्र स्वभाव का हो, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि पर्यावरण एक शिक्षक के समान है और हमें इससे शिक्षा लेनी है, इससे हमें सीखना है तथा सीख हम तभी सकते हैं जब हमारा स्वभाव एकदम सच्चा और विनम्र होगा। आगे है, विज्ञान तो विशेष ज्ञान है, वि उपसर्ग को अ मत मानो। कि विज्ञान है वो तो एक विशेष ज्ञान है। यहाँ पर वि उपसर्ग के लिए बताया है कि आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े थे बेटा, उसके अंदर जैसे हमने वि प्लस में ज्ञान, तो यहाँ पर वि उपसर्ग को अ मत मानो। वि माने होता है विशेष और ज्ञान हो गया ज्ञान, तो वि विशेष ज्ञान। की विज्ञान तो है विशेष ज्ञान, वी उपसर्ग को ए मत मानो। कि वी को हमें ए नहीं मानना। ए का मतलब क्या हो जाता है बेटा, कि उसका उल्टा। जिस प्रकार से हम हिंसा को अहिंसा कहते हैं, जैसे ज्ञान को अज्ञान बोल दिया, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वी उपसर्ग को ए मत मानो। कि हम अगर वी उपसर्ग की जगह ए उपसर्ग लगाते हैं तो क्या बन गया यहाँ पर, अज्ञान। तो ये यही कह रहे हैं कि विज्ञान विशेष ज्ञान है, वी उपसर्ग को ए मत मानो, इसको अज्ञान तुम मत समझो। ऐसी भूल हुई तो तुमसे, विज्ञान बने अज्ञान ये जानो। कि अगर ऐसा तुम ऐसी भूल करोगे, ऐसी गलती करोगे तो तुम विज्ञान बने अज्ञान ये जानो। कि विज्ञान क्या बन जाएगा, अज्ञान बन जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब इनका ये है कि विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, लेकिन उन आविष्कारों में अपनी सुख सुविधाओं के उपयोग के चक्कर में हम प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। अगर हम ऐसा करते हैं कि विज्ञान के चक्कर में हम अगर अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये हमारी अज्ञानता का कारण है। आगे कह रहे हैं, विज्ञान नहीं वरदान से कम, देता है कई सुख सुविधाएं। कि विज्ञान है जो वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं देता है। कि विज्ञान के कारण ही हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं जो प्राप्त हुई हैं, कि हम गाड़ी में घूम सकते हैं, फ्रिज में खाना रख सकते हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं। पर इसका एक अन्य पहलू जो लाए भीषण विपदाएं। लेकिन इसके साथ साथ में इसका एक दूसरा पहलू भी है कि विज्ञान वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इसके साथ में इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हमें भीषण विपदाएं, भीषण यानी कि भयंकर, विपदा यानी संकट, तो इसका एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत सारी संकट, भयंकर संकट है वो ला देता है। पर्यावरण स्वर्ग तुल्य है, इसे न यदि हानि पहुंचाए।
कि पर्यावरण जो है वो स्वर्ग तुल्य, यानी तुल्य मतलब समान, की जो पर्यावरण है वो स्वर्ग के समान है। पर्यावरण कैसा है? स्वर्ग के समान है। आपने भी देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ कितनी वो जगह कितनी सुंदर लगती है। तो पर्यावरण है वो स्वर्ग के समान है। इसे न यदि हानि पहुँचाएं, इसे हमें हानि नहीं पहुँचानी है। करें न ऐसा काम कभी भी, और हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि पर्यावरण रुष्ट हो जाए, कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि जिससे पर्यावरण रुष्ट हो जाए। तो पर्यावरण रुष्ट होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे पर्यावरण को हानि हो, जो प्रकृति है उसका संतुलन बिगड़ जाए, ऐसा हमें कोई भी काम नहीं करना है। क्योंकि जो पर्यावरण है वो स्वर्ग के समान है, हमें इसे हानि नहीं पहुंचानी है, क्योंकि अगर हम इसे हानि पहुंचाएंगे तो वो हमसे रुष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें हानि नहीं पहुंचानी है, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि पर्यावरण रुष्ट हो, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है उसका संतुलन बिगड़ जाए। संतुलन कभी न टूटे, इसका हो यह है बस उद्देश्य हमारा, कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो पर्यावरण है उसका संतुलन कभी ना टूटे, यानी उसका संतुलन कभी ना बिगड़े। अपनी सुख सुविधाओं की हेतु कहीं खो बैठे न प्राण सहारा, कि हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए कहीं खो न बैठे प्राण सहारा, कि जो हमारा सहारा है हमारे प्राणों का सहारा है पर्यावरण, अगर वो ही नहीं रहा तो हम जी भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि कभी अपनी सुख सुविधाओं के चक्कर में इतना नहीं खो जाना कि पर्यावरण है उसका संतुलन बिगड़ जाए, क्योंकि अगर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया तो हमारा तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि संतुलन कभी न टूटे, इसका हो यह बस उद्देश्य हमारा। इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इसका संतुलन कभी ना बिगड़े। अपने सुख सुविधाओं हेतु कहीं खो बैठे न प्राण सहारा, कि हम अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते रखते कहीं अपने प्राणों से प्राणी ना खो बैठे। एक बार फिर से देख लें बेटा इसको शुरू से, कि पर्यावरण है शिक्षक के समान, इससे लेना सीखे शिक्षा, की पर्यावरण एक शिक्षक के समान है, इसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और हमें सच्चे विनम्र शिष्य बनकर ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। विज्ञान तो विशेष ज्ञान है, विज्ञान है वो विशेष ज्ञान है, इसे अज्ञान नहीं बनाना चाहिए, यानी हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। विज्ञान नहीं वरदान से कम देता कहीं सुख, विज्ञान है जो वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं देता है। इसका एक अन्य पहलू है जो हमें भयंकर विपदाएं भी दे देता है, अनेक भयंकर संकट भी आ जाते हैं विज्ञान के कारण। पर्यावरण है वो स्वर्ग के समान है, इसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पर्यावरण हमसे रुष्ट हो जाएगा। संतुलन कभी न टूटे इसका, और हमें कभी भी पर्यावरण का संतुलन को नहीं तोड़ना है, हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए। और अपनी सुख सुविधाओं के हेतु हमें कभी भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब है इसके शब्दार्थ कठिन शब्द। अनुरोध, आग्रह, पर्यावरण, परिवेश, आविष्कार, नई वस्तु बनाना, खोज करना, उपभोग, भोगना, भरसक, यथाशक्ति, उपसर्ग, शब्द से पूर्व लगने वाला शब्दांश अब पढ़ा था हमने। भीषण, भयंकर, विपदाएं, संकट, रुष्ट, खफा या नाराज, संतुलन, समन्वय, उद्देश्य, ध्येय, सुविधा, आराम, आसानी या आराम। तो सुविधा हो गई आपकी आसानी। तो बेटा आपको ये सभी शब्दार्थ हैं वो नोटबुक में नोट करने हैं, और ये सिर्फ कविता को आपको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू। Good morning 7th class student. In yesterday class we have started our exercise 6.2. We have completed question 1 to 4. So today we will start from question number 5. So without any wasting of time, let's start. Question number 5. The length and breadth of a rectangle are 4x square plus 5y minus 3 centimeter and 3m square minus 2m plus 2 centimeter. Find the perimeter of the रेक्टेंगल। हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। L स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड B स्टैंड्स फॉर ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ क्या गिवन है? 4x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3, और ब्रेथ है हमारे पास 3m स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 सेंटीमीटर है। तो अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, 2 मल्टीप्लाई बाय
4x²। अब मैं इसको यहाँ पे ऐड करती हूँ। 4x² में अगर मैं 4x², हियर ऑल्सो 3x² है, यहाँ पे भी हमारे पास 4x² प्लस 3 7x² प्लस 5y माइनस 2y प्लस 3y माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज। सो अब 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14x², 2 3 जा 6 प्लस 6y, 2 1 जा 2 माइनस 2। This is our answer, 14x² plus 6y minus 2. This is a perimeter of a rectangle. So next question number 6. Next question number 6. The measure of each side of a square is 5m plus 3n minus 4 units. Find the perimeter of a square. हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो वन साइड है स्क्वायर की उसकी लेंथ दी हुई है 5m plus 3n minus 4 यूनिट। तो हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। जो साइड गिवन है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 मल्टीप्लाई बाय 5m प्लस 3n माइनस 4। अब देखो क्या आंसर आएगा, 4 5 जा 20 20m प्लस 4 3 जा 12 12n माइनस 4 4 जा 16। ये हमारा आ जाएगा आंसर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 20m प्लस 12n माइनस 16 यूनिट। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. If P is equals to 2m square plus 5n square minus 6 and Q is equals to m square minus 6n square plus 8 and R is equal to 4m square plus 3n square plus 2, find 2P plus Q plus 3R। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो 2P है, इट मीन्स हमें P को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके ही मैं यहाँ पे राइट करती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4m स्क्वेयर प्लस 2 5 जा 10n स्क्वेयर माइनस 2 6 जा 12 हो गया है। तो ये 2p की वैल्यू आ गई है हमारे पास। उसके बाद क्या करना, हमें q को एज इट इज राइट करना है। तो उसको हम एज इट इज राइट कर देते हैं, m स्क्वेयर माइनस 6n स्क्वेयर प्लस 8। और r के लिए क्या है, 3r है, तो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 m स्क्वेयर प्लस 3 3 जा 9n स्क्वेयर प्लस 3 2 जा 6। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो हम इन तीनों को मैंने कॉलम में अरेंज करके इसको ऐड कर देना है। तो 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, 14 में से 12 लेस करेंगे तो क्या आएगा 2, और पॉजिटिव साइन होगा, प्लस साइन होगा इसके साथ 2। 10 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 19, और 19 में से हम 6 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 13n स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो 12 प्लस 3 1 13, 13 प्लस 4 17, सो 17m स्क्वेयर। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, 2p प्लस q प्लस 3r की वैल्यू आ गई है 17m स्क्वेयर प्लस 13n स्क्वेयर प्लस 2। दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज 6.2। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। नाउ एक्सरसाइज 6.3, सब्ट्रैक्ट 5m स्क्वेयर n फ्रॉम 6nm स्क्वेयर। हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखो हमारे पास जो लिटरल m स्क्वेयर n है और यहाँ भी m स्क्वेयर n है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि इसमें से 6nm स्क्वेयर में से हमें 5mn स्क्वेयर को माइनस करना है। तो हम इसको माइनस करेंगे तो इस फॉर्म में हम राइट करेंगे 6nm स्क्वेयर माइनस 5। इसको भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, nm स्क्वेयर राइट कर देते हैं। अब देखो 6 में से 5 जाएंगे तो 1, तो nm स्क्वेयर हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और पार्ट करते हैं, इसी का ही फोर्थ पार्ट है। 7x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में से माइनस करना है माइनस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, 7x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, माइनस माइनस विल मेक प्लस। सो 7x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर plus 3x square y square. Then we get 7 plus 3, 10. So answer is 10x square y square. This is our answer.
ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सब्ट्रैक्ट है, इसमें भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3x² माइनस 6xy प्लस 4y² फ्रॉम 2xy माइनस 2x² माइनस 5y²। तो हम इसको पहले एडजस्ट करेंगे कॉलम की फॉर्म में, हम इसको राइट कर लेते हैं। तो राइट करेंगे तो कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं 2xy माइनस 2x² माइनस 5y²। मैं इसको कॉलम में अरेंज करके करती हूँ। तो अब माइनस हमें इसको करना है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3x² लाइक टर्म को लाइक के नीचे राइट करना है, तो माइनस 3x² हो जाएगा। अब देखो माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 6xy और यहाँ माइनस प्लस माइनस 4y² हो जाएगा। तो अब ये मैंने कॉलम में अरेंज कर लिए। अब इनको हमें करना है 4 और सेम हमारा साइन है, जब माइनस माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस बन के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। तो यहां से ऑब्जर्व किया, अगर हमारे साइन सेम होगा तो हमें प्लस करना है, और साइन हमारे डिफरेंट हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 5 + 4 9, सो 9y²। 3 + 2 माइनस 5x² और यहाँ पे 6 + 2 8xy हो जाएगा। ये पॉजिटिव साइन के हो गए। इस तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन की सब्ट्रैक्ट करनी है। चलो एक और पार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट 15xy माइनस 7y² प्लस 14x² फ्रॉम 8y² माइनस 3x² माइनस 8xy। अब हमें भी इसे भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इसको भी कॉलम की फॉर्म में राइट कर लेती हूँ। इस वाले एक्सप्रेशन से हमें इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे, 8y² माइनस 3x² माइनस 8xy। अब देखो लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म आएगी। अब हमें माइनस करना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे साइन पुट करती हूँ। तो अब देखो 15xy है तो xy के नीचे आएगा तो माइनस 15xy हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7y² हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस 4x²। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस साइन हमारे सेम हो गए हैं। तो 15 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो 23 हो जाएगा, माइनस 23xy। 4 + 3 7 हो जाएगा, माइनस 7x², क्योंकि साइन हमारे सेम है। और 8 + 7 हो जाएगा 15y²। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 6.3 के। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू। Students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have read some topics of this chapter number 3, the Delhi Sultanate. Today we continue our class with another topic. In previous class we read about Muhammad Ghori, Turkish ruler, then Mamluk dynasty, Qutbuddin Aibak, Iltutmish, and today we start our class with Razia Sultan, who was the successor of Qutbuddin Aibak. Razia Sultan 1236 to 1239. Razia Sultan is the only Muslim queen to have ruled India. This was unacceptable for many of the nobles in the court, despite the fact that Iltutmish has appointed her as his heir. कि रज़िया सुल्तान अकेली ऐसी औरत थी जिसने भारत के ऊपर मुस्लिम औरत नहीं मुस्लिम औरत थी जिसने भारत के ऊपर राज्य किया। उनके दरबार में, इल्तुतमिश के दरबार में बहुत सारे ऐसे रईस थे जिन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी, मतलब कि ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि जो इल्तुतमिश है वो रज़िया सुल्तान को अपना शासक घोषित या उत्तराधिकारी घोषित करेगा। Many scholars believe that the nobles were envious of Yakut, who was an Ethiopian slave. उनके दरबार में बहुत सारे जो रईस थे वो जो याकूत था उससे ईर्ष्या करते थे, उससे नफरत करते थे, क्योंकि वो एक इथोपियन स्लेव था। रज़िया हैज़ अकॉर्डेड ए हाई पोजीशन टू हिम, और रज़िया सुल्तान ने उसको एक अच्छी पोजीशन, एक उच्च पद दिया था। सी वॉज ओवरथ्रोन एंड killed in 1239 CE when her noble rebelled, कि उनको मतलब कि
जो रजिया सुल्तान थी उनको 1239 में मार दिया गया, क्योंकि उनके बहुत सारे जो नोबल्स थे, उनके दरबार के रईस थे, उन्होंने उनके खिलाफ क्रांति कर दी थी. दिस इज द पिक्चर ऑफ रजिया सुल्तान. देन नसरुद्दीन मोहम्मद 1246-1265 एंड ग्यासुद्दीन बलबन 1265 to 1287. कि नसरुद्दीन मोहम्मद आए 1246 से 1265 तक, फिर ग्यासुद्दीन बलबन आया 1265 to 1287 तक. आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया सुल्तान ए पावर स्ट्रगल अरोज इन द दिल्ली सल्तनत in which the चहलगनी और द 40 nobles fought against themselves. कि रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद शासन को लेने के लिए दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि युद्ध हुए, या जो नोबल्स थे, जो 40 रईस थे, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लग गया. इट वॉज ए ग्रुप ऑफ पावरफुल तुर्किश नोबल्स. और ये ग्रुप किनका था? पावरफुल तुर्किश नोबल्स का था. नेवरथलेस रजिया's ब्रदर केम टू द थ्रोन एज हर सक्सेसर. और क्योंकि ये किस लिए हो रहा था? क्योंकि उनका कोई भाई नहीं था उनके बाद शासन करने वाला. नसरुद्दीन मोहम्मद वॉज ए यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड रूलर एंड दिस फैसिलिटेटेड बलबन टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन. कि जो नसरुद्दीन मोहम्मद था वो यंग था, युवा था, और उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था शासन करने का. इसीलिए जो बलबन था, ग्यासुद्दीन बलबन, उनको मौका मिल गया राज्य करने का. बाय द टाइम बलबन वॉज ऑलरेडी ए प्रोमिनेंटेड मेंबर ऑफ द चहलगनी. और जब चहलगनी हो रही थी, मतलब जब 40 रईस आपस में लड़ रहे थे शासक राजगद्दी के लिए, उनमें से एक बलबन भी था. He thus reasserted his power over the other nobles and managed to declare himself as the Sultan in 1256 CE. और क्या हुआ कि जो बाकी सारे नोबल्स थे, रईस थे, उन सब के ऊपर इसने अपनी पावर दिखाई. इसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया 1256 में. बलबन then took control of all the powers in his hand. और फिर बलबन ने सारी जो पावर्स थी वो अपने हाथों में ले ली. फर्स्ट ही ब्रोक द पावर ऑफ चहलगनी एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिसाइज लाइक प्रोस्टेडिक्टन बिफोर द मोनार्क इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर एंड प्रेस्टिसाइज ऑफ द किंग. कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो चहलगनी थी, जो 40 नोबल्स थे, वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, उसको तोड़ा. और उन्होंने एक, जैसे मोनार्की के अंदर एक राजा शासन करता है, ऐसे ही एक उन्होंने वहाँ पे राज्य स्थापित किया. एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम ऑल्सो केम अप अंडर बलबन विच वॉज यूज टू एंश्योर द लॉयल्टी ऑफ द मास. और एक स्पाई सिस्टम भी लागू हुआ बलबन के टाइम में, जिसमें क्या था कि जो लोग थे उनकी लॉयल्टी को श्योर किया जाता था कि हाँ वो लोग श्योर है या नहीं है. After Balban's death in 1287 CE, the rule of the Delhi Sultanate was passed into the hands of Khilji dynasty. कि जब बलबन की मृत्यु हो गई तो उनके बाद शासन किसके हाथों में आ गया? खिलजी डायनेस्टी के, खिलजियों के शासन में आ गया. बलबन हैड लेफ्ट बिहाइंड वीक एंड इनकम्प्लीट successors and this made the foundation of the Khilji's dynasty easier. कि जो बलबन था उसने अपने पीछे कमज़ोर और जो कॉम्पिटिट नहीं कर पाते थे ऐसे अपने शासक छोड़े थे, जिससे खिलजी को अपना शासन स्थापित करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई. वो आसानी से उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया. द खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी 1290 to 1296. Jalaluddin Khilji ascended the throne in 1290. However, by the time he was very old, many internal rebellions broke out during his reign, and he spent most of his time suppressing them. He was assassinated by his nephew Alauddin Khilji in 1296 CE. जलालुद्दीन खिलजी जब 1290 में शासक बना तो उस टाइम वो बहुत बूढ़ा था और राज्य के अंदर
मैनी इंटरनल रिबेलियंस ब्रोक आउट ड्यूरिंग हिज रीजन, कि उनके रीजन में बहुत सारे जो क्रांतियां हो रही थी जिनको सुलझाने में ही उनका बहुत सारा टाइम लग गया था। और लास्ट में जो उनका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने उसको मतलब कि उनकी जगह पे 1296 में उसने उनकी जगह पे शासन ले लिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316 CE, कि अब अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द सुल्तान बाय एसिनेटिंग हिज प्रोसीडर्स जलाउद्दीन खिलजी, कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कैसे बना, कि उनके जो पूर्वज थे उनको उसने मतलब कि अपने शासन से हटा दिया, चाहे मारा चाहे कुछ भी किया जलालुद्दीन खिलजी को। ठीक है, हाउएवर ही वॉज ए ब्रिलियंट जर्नल, ये देखो जलालुद्दीन खिलजी की पिक्चर है, एंड shrewd administrator who was the first Turkish sultan to build an empire in India, कि जो इस प्रकार जो अलाउद्दीन खिलजी था वो एक ब्रिलियंट जर्नल बना, एक ब्रिलियंट शासक बना और एक शासन करने वाला बना, जो पहला तुर्किश सुल्तान था जिन्होंने भारत के अंदर अपना एक एम्पायर स्थापित किया था। His period saw immense expansion of the Delhi Sultanate as Gujarat, Malwa, Ranthambore, Chittor, Jalore to सल्तनत, कि इनके टाइम में जो इनके राज्य दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ गुजरात, मालवा, रणथंबोर, चित्तौड़, जालोर में। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात वॉज हिज अट्रैक्शन टू द tremendous wealth and the prosperous maritime trade, कि इनका जो गुजरात की तरफ बढ़ना था वो क्या था कि उनका अट्रैक्शन था कि वहाँ पे बहुत सारी वेल्थ थी, धन था और वहाँ का ट्रेड बहुत ही समृद्ध था। मोस्ट ऑफ द डेक्कन campaigns were carried out under मलिक काफूर who was अलाउद्दीन ट्रस्टेड जनरल, और दक्कन के अंदर मतलब दक्षिण के अंदर भी उन्होंने बहुत सारी जो क्या कहते हैं उनको कैंपेन चलाए या लड़ाइयाँ लड़ी या उन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए अपने राज्य विस्तार के लिए, जो मलिक काफूर के अंडर में चल रहे थे, जो उनका एक ट्रस्टेड जनरल था, मतलब विश्वासी जनरल था। इन 1306 CE मलिक काफूर हैड डिफीटेड एंड एनेक्सेड देवगिरी इन द डेक्कन, और 1306 में मलिक काफूर हार गया और देवगिरी जो दक्षिण में थी वहाँ पे मारा गया। लेटर वारंगल एंड द होयसल किंगडम वर सबड्यूड बाय द सल्तनत आर्मी विच डिलीवर्ड इमेंस वेल्थ टू द सल्तनत। बाद में जो दो जगह थी वारंगल और होयसला, वो दिल्ली सल्तनत की आर्मी ने अपने अंडर में कर ली थी और वहाँ से सल्तनत को बहुत ही ज़्यादा पैसा मिला था। हाउएवर अलाउद्दीन डिड नॉट डायरेक्टली रूल ओवर ऑल द टेरिटरीज, और इस प्रकार जो अलाउद्दीन था वो पूरे अपने राज्य पे खुद शासन नहीं करता था। ही बिकेम द ओवरलॉर्ड और रिसीव्ड ह्यूज ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द रूलर्स। उसने अपने पूरे साम्राज्य में बहुत सारे छोटे छोटे शासकों को छोड़ा हुआ था और वो उनसे बहुत सारा पैसा लेता था, मतलब शासक बनाने का बहुत सारा पैसा वो लेता था। अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो यूज्ड ए स्पाई सिस्टम टू कंट्रोल द नोबिलिटी, और अलाउद्दीन खिलजी ने भी स्पाई सिस्टम यूज़ किया नोबिलिटी को, मतलब ईमानदारी को कंट्रोल में करने के लिए। ही बैंड वाइन पार्टीज अमंग द नोबल सिंस ही वॉज अगेंस्ट एक्सेसिव इंडल्यूजेंस, कि उन्होंने जो शराब की पार्टियां थी, जो रईस लोग शराब की पार्टियां करते थे, उनको भी बंद कर दिया था। हिज डेथ इन 1316 हैज टेंड फॉल ऑफ खिलजीज डायनेस्टी, और जब 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो ये एक बड़ा मतलब कि इसी टाइम से खिलजी डायनेस्टी का पतन होने लगा। द तुगलक डायनेस्टी देन केम टू पावर आफ्टर द खिलजीज, और खिलजीज के बाद तुगलक डायनेस्टी आई। स्टूडेंट्स, वी रीड अबाउट तुगलक डायनेस्टी इन आवर नेक्स्ट क्लास. Now we do the exercise. Today we do the true false because in previous class we do the fill-ups. Qutbuddin Aibak ruled from Lahore but later shifted his capital to Delhi. True.
Iltutmish succeeded Qutbuddin Aibak, who was his brother-in-law. False, because he is in father-in-law. The conquest carried out by Iltutmish added the Rajput kingdom of Ranthambore, Mandor, Jalore, Bayana and Jangiri to the Sultanate. This is also true. Fourth is Iltutmish was succeeded by his daughter Razia Sultan. True. Razia Sultan is the only Muslim queen to have ruled India. It is also true. I hope students you understand the chapter very well. Read the chapter again and do the true false in your book and learn them also. Thank you. Have a nice day. Good morning students, welcome to our YouTube channel. This is for class 7. Student, as you know, in the previous video we completed with the request and prohibition topic. Now let's start with the next topic, that is request. Now today our topic is for models, is for request. Models of promise. Sorry students, we are going to start with the not for request. We yesterday in the previous video completed. Now let's topic is promise. In the promise we are using will or shall. will और shall का यूज करेंगे हम promise के लिए, but प्रॉमिस के लिए इन दोनों को यूज़ करेंगे। और आपको पता है हम प्रॉमिस एट द प्रेजेंट नहीं करते, हम फॉर द फ्यूचर करते हैं। तो फ्यूचर के लिए जब हम प्रॉमिस करते हैं तो हम फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करेंगे। फॉर फ्यूचर वी आर गोइंग टू यूज़ विल एंड शैल। सो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट विल। विल का क्या होता है? टू सजेस्ट अ प्रॉमिस और इंटेंशन, यानी कि जब हम प्रॉमिस करते हैं किसी से तो आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल हेल्प यू, ऐसे बोलते हैं। तो जब हम प्रॉमिस करते हैं तो हम फ्यूचर के लिए करते हैं। एग्जाम्पल इज आई विल transfer the money to your account। ओके, सो इसने प्रॉमिस किया है फ्यूचर के लिए कि आई विल ट्रांसफर, यानी कि मैं कर दूंगा, मैं मनी ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसमें हमने विल का यूज फ्यूचर यूज के लिए किया है। फॉर future we are going to use will and shall। so next is for shall। shall हम कब यूज करते हैं? वही सेम प्रॉमिस के लिए, लेकिन shall is used with फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करेंगे हम shall, और will यूज करेंगे हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल हेयर। you shall receive my letter by tomorrow। मीन्स आप मतलब कि जो लेटर रिसीव करेंगे वो कल करेंगे, तो ये फ्यूचर के लिए है हमारे पास। फ्यूचर टेंस के लिए वी आर गोइंग टू यूज shall। So students, as you know here, we in both the sentences we are asking about for the future only. So these two models are used for future. Now next topic is models of compulsion।
Models for compulsions we are using some for necessity you can say. Compulsion का मतलब होता है necessary, ज़रूरी. तो कुछ मॉडल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो है must, have to, have, got to, had to, will have to. It means important है हमारे पास सिर्फ must और have to. According to the sentences we are going to fill it. Must compulsion यानी कि ज़रूरी, necessity के लिए हम यूज़ करते हैं must, जो कोई चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है. तो for internal compulsion authority comes from the speaker. जैसे हम अपनी इंटरनल नेसेसरी बताते हैं कि हमें ये ज़रूरत है, तो उसके लिए हम must यूज़ करेंगे. We example is इंटरनल कंपल्शन के लिए हम यूज़ करेंगे we must save something for the future. This is the example on the basis of must for using compulsion, as you see here. Next is have to. Have to is also, have to is for external compulsion. For example, with the help of example you will understand very clearly. My mother is not well. I have to go and get medicines. So इसमें हमें एक्सटर्नल पर्पस के लिए हमने इसमें यूज़ किया है हैव टू. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू नो. नाउ नेक्स्ट इज हैड टू. हैड टू इज यूज्ड फॉर द पास्ट फॉर्म ऑफ मस्ट, यानी कि इंटरनल कंपल्शन के लिए ज़रूरी है, लेकिन पास्ट के लिए जब हम कोई सेंटेंस पास्ट में होगा उसके साथ यूज करेंगे हैड टू. एग्जाम्पल इज I had to stay back in office last evening to finish the work. This is for पास्ट टेंस सेंटेंस. आपको ये पता है इसमें लास्ट इवनिंग का जिक्र हुआ है, तो लास्ट इवनिंग यानी कि पास्ट का सेंटेंस है. तो पास्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या फिल करेंगे, हैड टू. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर मॉडल्स ऑफ विश. यानी कि जब हम अपनी विश जाहिर करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, विश के लिए हम यूज़ करते हैं मे, कि काश ऐसा हो जाए, टू एक्सप्रेस अ विश. एंड एग्जाम्पल इज मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. तो इसमें हमने उसकी ड्रीम्स यानी कि उसकी विश के लिए ये सेंटेंस फिल किया. इजी से समझ में आ जाएगा कि हमने उसकी विश के लिए ये सेंटेंस लिखा है, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, मे. सो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड विद ऑल द
models, how we are going to use for. Now we are going to start with the book exercise in the next video. Thank you everyone. A very nice morning to all my dear students. This is Binita ma'am. I am going to tell you about the chapter 8, that is the soil of class 7th. And you know student, I have tell you that the few topics that relates to this chapter. And in this video we will discuss soil composition. The composition of soil is different in different types of soil. It depends upon the type of the rocks from which इट इज़ फॉर्म. स्टूडेंट व्हाट हैपन, क्या होता है देखिए कि कंपोजिशन जो होता है, कंपोजिशन का मीन्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना हुआ है. तो फर्स्टली स्टूडेंट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की नीड होती है. तो लाइक दैट सेम थिंग सॉइल को बनने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स एंड टाइप्स की रिक्वायरमेंट हुई. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रॉक. रॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के रॉक से बनी हुई है. बेसिकली ऑल सॉइल्स जो होती हैं कंटेन कंपोनेंट्स, फॉलोइंग कंपोनेंट्स इंक्लूड करती हैं. द फर्स्ट वन इज मिनरल पार्टिकल्स. मिनरल्स पार्टिकल मीन्स उसमें किस टाइप का मिनरल हमें मिलता है. द सॉइल कंटेन मिनरल्स विच वर ऑनली प्रेजेंट इन द पेरेंट रॉक. जनरली क्या होता है देखिए स्टूडेंट, जो रॉक से बनी हुई सॉइल्स होती हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जितनी भी सॉइल्स होती हैं सारी रॉक से बनी हुई होती हैं. एंड रॉक्स जो पेरेंट रॉक इसलिए बोला गया बिकॉज उससे उसका डेरिवेशन हुआ है, मीन्स उससे वो बनी हुई है. सो दैट वाई वी आर कॉलिंग द पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक जो भी रॉक से बनी हुई है उसके अंदर जो मिनरल्स होंगे वो आपके सॉइल में जरूर होंगे. दीज मिनरल्स इंक्लूड सॉल्ट. कुछ सॉल्ट होते हैं जैसे आयरन के कुछ सॉल्ट. सॉल्ट इन द मतलब ये नहीं कि नमक ही मिलता है, उसके कुछ जैसे हम कह सकते हैं कि मीन्स एसिडिक जो होता है, तो उस तरीके से हाइड्रोजन का एसिडिक, तो हाइड्रोक्सी मतलब इस तरीके से हाइड्रोजन का ऑक्साइड तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है. तो उसी तरीके से आयरन के कुछ सॉल्ट्स मतलब उसके पार्टिकल्स, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे हमें उसमें सॉइल में देखने को मिलते हैं. प्लांट एब्जॉर्ब मेनी ऑफ दीज मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ. और प्लांट क्या करते हैं उसमें से वो कुछ सॉइल में से ये मिनरल्स ले लेता है बिकॉज उसको ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं आपको जनरली पता है, ऑर्गेनिक से ही पता चल जाता है कि डेड एंड डिकेइंग मैटर जहाँ बात आती है इट रिलेट्स टू द ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज डेड एंड डिकेइंग मैटर ही होते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ गल जाए, लाइक तो जिनसे हम ह्यूमस बनता है. तो मैंने आपको बताया था कंपोजिशन में, सॉरी जो लेयर्स के बारे में हमने जब पढ़ा था, तो उसमें ह्यूमस जो है मेन इंग्रेडिएंट्स था. तो ह्यूमस की वजह से जो हमारी सॉइल होती है डार्क लगती है, ब्लैक, स्टिकी मीन्स चिपचिपी, बिकॉज उसमें डेड मतलब कोई चीज़ आपको पता है सड़ती हैं गलती तो उसमें एक लेस सा बनने लगता है. तो लाइक दैट ओके, ये मोस्ट ऑफ द टॉप सॉइल जितनी भी होती है उनमें सब में पाया जाता है. ह्यूमस जो होती है सॉइल को फर्टाइल बनाती है, इंप्रूव करती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी रोकने की क्षमता, एंड प्लस में माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ाती है. एंड ऑल्सो इट एक्ट्स एज मैन्योर फॉर द प्लांट. वो मैन्योर का काम भी करती है किसी भी प्लांट को मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, लाइक नाइट्रोजन वगैरह. आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है मेन रिक्वायरमेंट हो जाती है आपकी प्लांट की. सो इस तरीके के मैनर्स को प्रोवाइड करने का काम भी सॉइल से ही हो जाता है. नेक्स्ट इज स्टूडेंट सॉइल वाटर. वाटर मतलब सॉइल वाटर यानी पानी जो मिलता है, लाइक वो प्लांट ऑब्टेन वाटर. आपको पता है कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं ऑल द प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द रेन वाटर जो होता है स्टूडेंट दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड इट स्लोली सीप्स इनटू द सॉइल. वो धीरे धीरे पानी छन करके सॉइल में से, मिट्टी में से जा करके वो ग्राउंड में, बिकॉज जो हमारी सॉइल होती है इट इज़ पोरस मतलब उसमें छेद होते हैं जो एयर पास कह सकते हो आप, एयर उसमें से इजीली पास हो सकती है. तो रीचेस टू द नॉन पोरस रॉकी लेयर. वो नॉन पोरस रॉकी लेयर तक पहुंच जाती है स्टूडेंट, इस रॉकी लेयर तक पहुंच जाती है. ओके, हम इसके बारे में बात करें, दैट इज द पेरेंट रॉक एंड इट इज द रॉकी लेयर. तो वहाँ तक वो पहुँच जाती है एंड वहाँ पे जाके सारा वाटर कलेक्ट हो जाता है. दिस नेचुरल इस तरीके से जो ये प्राकृतिक मतलब ये नेचुरली प्रोसेस हो गया वाटर टेबल को बढ़ाने का. सारा पानी रेन वाटर आया नीचे और वो धीरे धीरे सिप्स डाउन होके वो वाटर टेबल तक बन गया. ओके, तो लाइक दैट वो उसको देखो कितना मतलब सॉइल के एक एक फंक्शंस के बारे में बताया जा रहा है आपको. द नेक्स्ट इज ए सॉइल एयर. सॉइल एयर इसलिए बोला गया है बिकॉज वो सॉइल में से एयर पास आउट वगैरह होती है. सो एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल. आपको पता है कि सॉइल में एयर प्रेजेंट होती है बिकॉज उसमें स्पेस चाहिए होता है. प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं स्टूडेंट, सो दैट इज द रीजन दे गेट द एयर फ्रॉम समटाइम्स फ्रॉम द सॉइल ऑल्सो. तो उनके बीच में स्पेस होता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, कितना भी आप उसमें गैपिंग मतलब कुछ भी कर लीजिए, उसमें पानी वगैरह डाल के उसको बाइंड कर दिए, बट स्टिल दैट वहाँ पे भी स्पेस होता है. आपने देखा होगा पॉट,
मटका जो क्ले से बनता है उसको पॉटर क्या करता है, बना देता है, बट स्टिल दैट जब आप उसमें पानी डालते हो तो जो नए मटके होते हैं स्टूडेंट उसमें से एक साउंड आती है, अगर आप अपने ईयर्स के पास, तो उसमें भी स्पेस होता है एयर का, तो लाइक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, दैट सॉइल ऑल्सो हैज़ एयर, ओके, बिकॉज एयर जो होता है वो प्लांट्स को चाहिए होता है, सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको चाहिए होता है, एंड फॉर डेड एंड डिकेइंग मटेरियल टू बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस, और ह्यूमस में कन्वर्ट होने के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को भी चाहिए होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, लिविंग थिंग्स इन एंड सॉइल। सॉइल और लिविंग थिंग्स के बारे में क्या रिलेशनशिप हो सकती है एंड क्या किस तरीके से वो हेल्प होते हैं। सो द सॉइल प्रोवाइड्स होम, बहुत से एनिमल्स को होम देता है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, जैसे हमारे जितने भी बुरोइंग एनिमल्स होते हैं जो घरों में मतलब बिल बना करके रहते हैं, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एनिमल दैट यू कैन फाइंड इन द सॉइल। आप अक्सर इसे रेनी सीजन में देख सकते हैं। ये जो एनिमल होता है स्टूडेंट क्या करता है, देखिए सॉइल में रहता है, सॉइल को खाता है एंड एक्सक्रीट भी सॉइल ही करता है, बट वो सॉइल एक्सक्रीट जो करता है दैट इज़ वेरी रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न द अर्थवॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फार्मर्स फ्रेंड। यही रीज़न है कि अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है द क्वालिटी ऑफ द सॉइल को इंक्रीज करने में, ओके, एंड सम ऑफ देम आर हार्मफुल, कुछ उसमें से हार्मफुल भी होते हैं, कुछ वाइटल रोल प्ले करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बनाने के लिए। देखिए अर्थवॉर्म के बारे में बोला है, ये सॉइल से बाहर आ रहा है, रेनी सीजन में बाहर आता है, क्यों, और इसको मैंने बताया आपको जस्ट कि ये फार्मर फ्रेंड्स भी बोलता है, सॉइल को ब्रो करते हैं उसमें। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे बताई होगी, ये ब्रो इनटू द सॉइल, गड्ढा करता है सॉइल में, सॉलो इट, निगल भी लेता है, मेक इट लूज, उसको बाद में एक्सक्रीट भी कर देता है, एंड सॉइल टेक्सचर इज इम्प्रूव्ड इन दिस मैनर। इस तरीके से वो खा करके जब उसको एक्सक्रीट करता है तो उससे जो सॉइल की टेक्सचर है आप कह सकते हो वो इंक्रीज हो जाती है, मीन्स उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। सो ऑल दीज वर द रिलेटेड टू द सॉइल कंपोजिशन दैट वी आई हैव टोल्ड यू। नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। See student, you have to do 2 long questions in your fair notebook. That the first one is related to the how can soil be conserved, soil को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, soil को कंजर्व किया जा सकता है। देयर आर 4 मेथड दैट आई हैव टोल्ड यू। द फर्स्ट वन इज एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है स्टूडेंट प्लांटिंग मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगा करके, जिनसे कि सॉइल, अगर हम जितना पेड़ पौधे लगाएंगे उतनी उनकी रूट्स जा करके उसको सॉइल को बाइंड करेंगी। द टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग स्टूडेंट आपने हिल्स एरिया में देखा होगा, यू कैन सी द इमेजेस इन योर टेक्स्ट बुक, दैट ये क्या करता है, स्टेप्स जैसे आपकी सीढ़ियाँ होती है लाइक दैट उस तरीके से बनाता है, एंड जिस तरीके से सॉइल बहकर मिट्टी बहकर आती है तो वो उस पर रुकती जाती है, वॉश आउट नहीं होती है। बिल्डिंग डैम्स, डैम्स को बना करके, बिकॉज जब फ्लड आता है तो वो अपने साथ बहुत सारा सॉइल वाटर के साथ कैरी करके लेके आता है, तो अगर हम डैम्स बना देंगे तो वो एज अ मतलब रोकने का काम करेगा। तो कोई भी चीज़ अगर बह के आ रही है उसको फ्लो को रोकते हैं तो कुछ अमाउंट का जो सॉइल होगा वो वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो लाइक दैट। एंड द नेक्स्ट वन इज ओवरग्रेजिंग। जितने भी एनिमल्स ओवरग्रेज करते हैं वो लोग अक्सर खुले छोड़ देते हैं जानवरों को, तो दिस शुड बी बैंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सॉइल इरोजन कॉज्ड। सॉइल इरोजन किस तरीके से होता है, हाउ कैन बी प्रिवेंट, हम इससे किस तरीके से बचा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉइल इरोजन जो है स्टूडेंट, ये जब विंड और वाटर जो है उसकी टॉप सॉइल को अपने आप बहा कर ले जाते हैं या रन ऑफ हो जाती है, सो दैट इज नोन एज द सॉइल इरोजन। एंड प्रिवेंशन इज एज सेम एज इन द क्वेश्चन नंबर 4, प्लांटिंग मोर ट्रीज, जिसको हम एफोरेस्टेशन कहते हैं, इससे भी सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। स्टेप फार्मिंग है, इससे भी सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्वेश्चन नंबर 4। डैम शुड बी बिल्ड, डैम्स को बनाना चाहिए रिवर्स पे, जिसकी वजह से फ्लड आता है और बहुत सारी टॉप सॉइल इसमें से बह जाती है। ओवरग्रेजिंग भी बैन हो जाना चाहिए, बिकॉज इससे भी सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जो रूट्स होंगी जब ग्रास को जानवर खा लेंगे तो वहाँ कुछ होगा ही नहीं जो सॉइल को बांध कर रखेगा, तो इससे भी उड़ती हैं मिट्टियाँ। ओके, द नेक्स्ट इज इम्बैकमेंट्स। इम्बैकमेंट भी जस्ट लाइक आपका डैम की तरह ही होता है, ये भी हिल्स पे बनाया जाता है, छोटे छोटे मतलब जो फ्लो ऑफ वाटर को रोकने के लिए, जो छोटी छोटी नदियाँ सी बहकर मतलब आती हैं तो उनके किनारे जो छोटे छोटे बांध बना दिए जाते हैं, लाइक दैट। ओके, सो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज कंटेंट। गुड बाय। Hello student, today's session I will teach you subject GK chapter number 26 of class 7 and our chapter name is important quotation. So you have to listen carefully. Our chapter name is important quotations. Student, quotations होते हैं अनमोल वचन, मीन्स कुछ ऐसी लाइनें जो रियल होती हैं और किसी पर्सन के द्वारा स्पीक की जाती हैं।
फिर वो फेमस हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट द ग्रेव। तो ये लाइन्स किसकी हैं? आंसर इज ग्रेव। नेक्स्ट वन इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर्स। दैट लाइन आर सेड बाय किड्स, KEATS, kids. Next one is, if winter comes, can spring be far behind? These lines means अगर सर्दी आती है तो spring can be far behind, तो उसको spring उसके बाद आती है। आंसर इज शैले, शैले ने ये वर्ड्स बोले थे। नेक्स्ट वन इज रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो ये ब्यूटीफुल लाइन्स said by the Bacon. Next one, I came, I saw, and I conquered. These lines are said by Julius Caesar. Julius Caesar, उन्होंने ये लाइन्स बोली थी। नेक्स्ट वन इज इंग्लैंड एक्सेप्ट एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। एक होता है एक्सेप्ट और एक होता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना और एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना। तो दीज ब्यूटीफुल लाइन्स आर सेड बाय लॉर्ड नैन्सल। नेक्स्ट वन इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट। ईस्ट ईस्ट है और वेस्ट वेस्ट है। दीज लाइन आर सेड बाय रुडयार्ड किपलिंग। Next one is, better to reason in hell than serve in a heaven. ये स्वर्ग और नरक के बारे में ये लाइंस बोली गई हैं। तो ये किसने बोली थी? जॉन हिल्टन ने। नेक्स्ट वन इज, आस्क नॉट वट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क वट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स। ये मत पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये पूछो कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो दीज ब्यूटीफुल लाइन्स आर सेड बाय JF कैंडे। नेक्स्ट वन इज दिल्ली चलो। ये कोटेशन किसकी थी? दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, जो जिन्होंने आजाद हिंद फौज है उसका गठन किया था। उन्होंने ये नारा दिया था, दिल्ली चलो। नेक्स्ट वन इज 11th, आराम हराम है। मीन्स आराम करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो हराम है। जो आराम करेगा वो पीछे रह जाएगा और जो स्ट्रगल करेगा उसको फ्रीडम गेट होगी। तो ये जो ब्यूटीफुल लाइन्स है वो किसने सेट की थी? आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रीडम इंडिया। मीन्स जो फ्री इंडिया था, जब भारत हमारा आजाद हुआ था उस टाइम जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एज ए चिल्ड्रंस डे। ओके, नेक्स्ट वन इज ओनली थिंग यू हैव टू फियर इज फियर। आंसर इज रोसवेल्ट ने ये जो ब्यूटीफुल लाइन्स है ये सेट की थी। ओनली थिंग्स यू हैव टू fear is fear. So student, you have to learn these quotation for your exam. These are very beautiful lines said by different person. Okay, thank you, have a nice day.